हेलो ऑल, वेलकम बैक टू रो विद अंशिका। तो मैंने कल से अपनी इस यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है एंड मैं 11th-12th की ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स कवर कर रही हूँ। और मैंने 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट कर लिया है और अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फ्रीडम के एक चैप्टर पे। ये हमारा चैप्टर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का। हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट पढ़ेंगे, एक कोट को पढ़ के उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने आंसर्स भी प्लीज ऐसे ही लिखिए। जब भी कोई भी आंसर लिखें, जब भी अपना अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें तो एक कोट जरूर लिखें उस आंसर के को देख के, राइट। तो आज का कोट है, फॉर टू बी फ्री इज नॉट merely to cast off one's chains but to live in a way that respects and enhances the freedom of others। आई होप आपको रिस्पेक्ट और एनहेंस से समझ में आ गया हो कि ये लोगों के फ्रीडम के किस फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, राइट। इन नेल्सन मंडेला जी ने बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है फ्रीडम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज का नोट ले लें कि फ्रीडम जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, ओके। ये हमारा आर्टिकल 19 से और 22 तक का है, ठीक है। तो फ्रीडम हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। Human history provides many examples of people and communities which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups. But it also provides us with inspiring examples of heroic struggles against such domination. What is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? तो अभी तक के जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है हमारी, उसमें ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल रहे हैं जहाँ पे लोगों के प्रति, कुछ कम्युनिटीज के प्रति बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई है, उन पे डोमिनेशन किया गया है, उनको एंस्लेव किया गया है दूसरे पावरफुल ग्रुप के द्वारा। तो हमें ये एक चीज बताती है कि इवन इफ ये सब चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही एक बड़े लेवल पे जाके ये सब चीजें हुई हैं हमारे हिस्ट्री में और अभी भी हो रही हैं, लेकिन इन सब को इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारे हीरोइक स्ट्रगल्स भी रहे हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये जो फ्रीडम जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है फ्रीडम में कि लोग इसमें सेक्रीफाइस और मरने के लिए तैयार हैं। why do we need freedom? ऐसा क्या है कि फ्रीडम नहीं होगा तो nothing is there? In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Not just individuals but society also value their independence and wish to protect their culture and future। तो ये कह रहा है कि अगर हम एक एसेंस में बात करें फ्रीडम के बारे में, अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो ये कह रहा है कि फ्रीडम उस डिजायर को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, खुद कंट्रोल में हैं, ठीक है, अपनी डेस्टिनी के खुद हकदार हैं और खुद कंट्रोल पे हैं, किसी और का उस पे कंट्रोल नहीं है। और एक उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने जितने भी इमोशंस हैं, अपने थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, वो एक्सप्रेस कर सके, है ना, अपने अपनी किसी भी एक्टिविटी के द्वारा एक्सप्रेस कर सकें, अपने सोसाइटी में एक्सप्रेस कर सकें। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि सोसाइटी भी इस ऑल्सो वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस एंड विश टू प्रोटेक्ट देयर। इवन अगर इंडिविजुअल है कि फ्रीडम उसके पास होना चाहिए कि वो गाड़ी चला सके, वो मॉल में घूमने जा सके, है ना, और उस बिना किसी के इंटरवेंशन के,
है ना। किसी भी तरीके का सब्जेक्ट ले सके, चाहे वो साइंस है, कॉमर्स है, उस पे कोई दबाव नहीं है किसी तरीके का, है ना। लेकिन ऐसे ही सोसाइटी सोसाइटी जैसे आप ट्राइबल लोगों को देखो, उन्होंने आज भी अपने जो कल्चर है, अपना अपना जो ट्रेडिशन है, वो आज भी प्रिजर्व करके रखा है। वो उनके पास फ्रीडम है। हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बाबा साहेब ने बनाया, और बाकी जितने भी 6 मेंबर्स रहे हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और बाकी सारे उनके पीछे की भी जो कहानी जो रहेगी हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने हमें ये राइट दिया है कि हमारे पास ये फ्रीडम हो। ट्राइबल लोगों को राइट दिया है। ओके, सो ये सोसाइटी के बारे में उस तरह से मैंने आपको एग्जांपल लेने के, इसमें मैंने ट्राइब लोगों का एग्जांपल लिया। ओके, नेक्स्ट, however, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulation। देखो, कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं नहीं, फ्रीडम है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। लेकिन उस फ्रीडम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कोई तो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, राइट, जो कि हमारे देश में है भी। These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves। तो देखो, constraints होने चाहिए, वो होते भी हैं, लेकिन ये constraints जो है ना, हमें हमारी इनसिक्योरिटी से फ्री करते हैं। ठीक है, ये हमें हमें ये वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अगर खुला हाथ दे देंगे कि ठीक है, आपको जो मन करे आप वो करें, हाँ, जैसे फॉर, अच्छा, मैं अगर इसका एक एग्जांपल, दिस इज अ वेरी अनऑफिशियल एग्जांपल, लेट मी जस्ट गिव यू जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, मर्डर करना गलत बात है, राइट, किसी को हार्म करना गलत बात है, राइट। अगर ये चीज गलत बात नहीं होती, अगर आपके पास फ्रीडम होता कि आप अगर मर्डर भी कर रहे हैं या आप हार्म कर रहे हैं, किसी को भी फिजिकली हार्म कर रहे हैं, मेंटली हार्म कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसकी कोई सजा नहीं है। तो फिर क्या होता, सोसाइटी में एक बहुत बहुत ही बड़े तादाद पे इम्बैलेंस होता, है ना। आपको किसी बात का डर ही नहीं होता, क्योंकि इन सब पे कानून है, क्योंकि लोग, कानून हमारे इस चीज को इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को हार्म करें। तो हम रुके हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हैं, इसलिए हम किसी को कुछ हार्म नहीं कर सकते। सो ये यही कह रहा है कि इवन इफ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, लेकिन वो भी हमें हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। इन पॉलिटिकल थ्योरी, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। देखो, यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि डिफरेंस भी बता रहा है, यहाँ पे डिफरेंस भी बता रहा है, यहाँ पे सोशली और इंडिविजुअल दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहाँ पे समझाएंगे। देयर हैज आल्सो, मतलब यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में यहाँ पे बहुत ऐसी डिस्कशन है जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो इवॉल्व करने की कोशिश करता है, इन सारे प्रिंसिपल को लेके हाथों हाथ में लेके चल के, और फिर सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स और बाकी जो दूसरे कंस्ट्रेंट्स है उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। There has also been debate about possible limitations on freedom which may result from the social and economic structures of a society। ठीक है, तो यही सब, तो अभी यहाँ पे ये कुछ 3 चीजें बोली है कि आप जब ये जो 3 चीजें हैं कि आप लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम समझ में आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा हार्म प्रिंसिपल क्या है, जो कि किसने दिया है, जो कि दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जो कि एक फिलोसोफर रह चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक, तो टॉपिक है द आइडियल ऑफ फ्रीडम। ओके, बिफोर वी set out to answer these questions, let us stop for a moment and consider this. The autobiography of one of the greatest persons of the 20th century, Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom। तो एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नेल्सन मंडेला जी की। एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नेल्सन मंडेला। तो वो क्या है? टाइटल है द लॉन्ग वॉक। ये पॉइंट है, अगर आप चाहें तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसके।
मैं हर पैराग्राफ के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि व्हाट पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर नोटबुक जस्ट टू रिमेम्बर देम। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसके बारे में है, नेल्सन मंडेला जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उन्होंने फ्रीडम के लिए क्या किया। ठीक है, इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका। अब ये अपार्थाइड का मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे अपार्थाइड का मीनिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स के प्रति बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ी तादाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके बारे में, ये अपार्थाइड उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, about the resistance of his people to the segregation policies of the white regime, about the humiliations, hardships and police brutality suffered by the black people of South Africa। तो साउथ अफ्रीका में जो ये बहुत सारी वाइट लोग, जो लोग सफेद, जो लोग वाइट, जो गोरे लोग जो हैं, उनकी बहुत सारी जो सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी, सेग्रीगेशन मतलब कि उनको बिल्कुल ही अलग रखना, ठीक है, उनको बिल्कुल ही एक मतलब इस तरह से ट्रीट करना कि वो इंसान ही नहीं है, राइट। और पुलिस ब्रुटैलिटीज भी हुई, ह्यूमिलेशंस भी बहुत हुए, बहुत ज्यादा। जो ब्लैक मतलब काले लोग, ठीक है, ब्लैक मतलब काले लोग जो साउथ अफ्रीका में है और बहुत जगह पे भी हैं। दिस रेंज फ्रॉम बीइंग बंडल्ड टू इनटू टाउनशिप्स एंड बीइंग डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री टू बीइंग डिनाइड ए फ्री चॉइस ऑफ whom टू मैरी। वहां पे उनको किसी के साथ की उनके पास चॉइस नहीं, आजादी नहीं कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं। Collectively, such measures constituted a body of constraints imposed by apartheid regime that discriminated between citizens based on their race। और इन्हीं सब चीजों की वजह से यही सारी वाइट रिजाइम मतलब कि उनके विम्स पे, उनकी कंडीशंस पे जो भी लॉज और पॉलिसीज बनाए गए ब्लैक लोगों के अगेंस्ट, हाँ, उनको लेके यहाँ पे बात होती है। तो अभी यहाँ पे मंडेला जी आते हैं। फॉर मंडेला जी एंड हिज कलीग्स, इट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट such unjust constraints, the struggle to remove the obstacles to the freedom of all the people of South Africa, not just the black or the colored but also the white people। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली है। सी just see, जो हमने याद है, हमने पहले देखा था सोक्रेट क्या बोलते हैं, हमने बात की थी ना सोक्रेट जी के बारे में। वहां पे वो क्या कह रहे थे, जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे ना। वो क्या बोल रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, जो मैंने पहले जो क्लास ली कि जो जस्टिस है वो किसी एनिमी को चोट पहुंचा के नहीं बट कि अच्छा करके है। तो यहाँ पे उसी तरह से एक चीज बोली गई है कि जो मंडेला जी हैं, उन्होंने सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए ही नहीं लड़ाई की, उन्होंने सिर्फ ब्लैक लोगों के स्ट्रगल के लिए ही नहीं आवाज उठाई, बल्कि बाकी जो भी लोग हैं, बाकी ब्लैक के अलावा भी जो कलर्ड है या जो व्हाइट लोग हैं जो सफर कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से, उनको भी उन्होंने उनके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला जी स्पेंट 27 years of his life। just imagine, मंडेला जी spent his 27 years of his life in prison। आप सोच सकते हो, क्या आप आज अगर ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो क्या आप उसके लिए आवाज उठा के और 27 साल अपनी जिंदगी जेल में काट सकते हैं? It's very important to understand that these people existed। He's the greatest man of the 20th century। He's the walking definition of what freedom is, what justice is। Okay, often in solitary confinement, जैसे कि मतलब एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे उनको रख दिया गया था। इमेजिन what it meant to give up one's youth for an ideal। तो आप सोचो, उन्होंने अपनी सारी जवानी वॉलंटरली इस स्ट्रगल को सक्सेसफुल करने के लिए, उनके ब्लैक लोगों के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने निकाल दी। Pleasure of talking with one's friend, of playing one favorite game। Mandela loved boxing। Mandela ji loved boxing, of wearing one's favorite clothes, listening to one's favorite music, or enjoying the many festivals that are part of। मतलब ये जो रोज की जो चीजें जो हम करते हैं, आज भी जो हम करते हैं, पहले भी लोग करते थे। अब सोचो, ये सब उन्होंने गिव अप किया जस्ट टू उनको हक दिलाने के लिए, उनके लिए फाइट करने के लिए, है ना। Imagine giving all these up and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when one would be मतलब पता ही नहीं कि कब रिलीज होंगे, but just to free those people
who has faced so much of humiliation and exploitation, only because one campaigned for the freedom of one's people. For freedom, Mandela ji paid for freedom. Mandela ji, for freedom, Mandela ji paid. I think there's some point missing, I guess. Okay, I'll get back to you with that. I'll add it if I'll find. Okay, so let's start with the next paragraph. Now, take another case. Gandhi ji's thoughts, जो हमारे महात्मा गांधी जी, father of nation, right? Gandhi ji's thoughts on non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remained under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return. अभी आप सोच रहे हो कि ये कौन है और म्यांमार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? ऐसा क्या हुआ था? हमें पता है साउथ अफ्रीका में क्या अपार्थाइड सिस्टम था ब्लैक्स लोगों को, हमें ये पता है, हमें ये चीज पता है, पर हम ये आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट म्यांमार, म्यांमार के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, म्यांमार में ऐसा क्या हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, वो एक समय पे मिलिट्री आर्मी के द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है? तो ये 1962 की बात है, ठीक है? 1962 में म्यांमार में मिलिट्री कूप था। मिलिट्री कूप का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना, उसी तरह से म्यांमार में हुआ था। तो जो म्यांमार में द मिलिट्री कंट्रोल द कंट्री एंड दे डिड नॉट अलाउ पीपल टू फ्रीली चूज कि वो उनकी वहां पे डेमोक्रेसी हो सकती नहीं हो सकती, कौन इलेक्ट कर सकते हैं वो। तो वहां के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, ठीक है? उधर के लोगों को डेमोक्रेसी, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि 1988 में, ठीक है? ये डेट थोड़ी याद रखिएगा और अगर आप नोट लेना चाहे ले लीजिएगा। 1988 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि 1962 से इतना ज्यादा उनको म्यांमार को फेस करना पड़ रहा था, ठीक है? तो 1988 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस मिलिट्री कूप के और डिमांडिंग डेमोक्रेसी। तो इसी समय पे ये हमारी ऑंग सान सू की आती हैं। ये गांधी जी के थॉट से इंस्पायर्ड, ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थी, उनके थॉट्स, उनकी वैल्यूज से बहुत इंस्पायर्ड थी। शी emerged as a leader who inspired people, with a peaceful fight for freedom, ठीक है? तो 1999 में, नेक्स्ट इज 1999 डेट है ये, यहाँ 1990 में फिर इलेक्शन रखे गए जहां पे ऑंग सान सू की पार्टी, ये एक पार्टी में थी, बहुत बड़े मार्जिन से ये जीती। लेकिन फिर एक्चुअली बहुत सारी इसकी ना बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, बट आई होप यू रिमेम्बर दिस। बट अगेन उसमें हुआ, मतलब वहां तक वो पहुंच पाई कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, इलेक्शन भी हुए जहाँ पे वो जीती भी। लेकिन जो मिलिट्री है वो पावर अपना छोड़ना जो है बहुत ज्यादा उन्होंने मना कर दिया। they did not accept this thing। तो फिर उन्होंने इलेक्शन भी, फिर इसमें तो ये जो सब हुआ, तो because it all happened because she was a threat, okay, to their power। तो the military rulers kept San Suu Kyi under house arrest for many years ताकि वो आगे जाके जो है अपने लोगों को लीड ना कर सके। तो ये बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ये 1990 की बात है। तो एक और बार रिकैप कर लेते हैं। तो ऑंग सान सू की एक हमारे बहुत बड़ी लीडर रही है फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। कहाँ पे? म्यांमार में, ओके, म्यांमार में। यहाँ पे 1962 में मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप का मतलब होता है कि फोर्सफुली किसी भी गवर्नमेंट को या स्टेट को ऑक्यूपाई करना। उन्होंने इस चीज के बारे में लड़ाई की बिकॉज शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड, शी वॉज इंस्पायर्ड, शी अप्रिशिएटेड गांधी जीज थॉट्स एंड वैल्यूज। उनसे इंस्पायर होके उन्होंने लड़ाई लड़ी वहां पे और शी इमर्ज्ड एज अ लीडर फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार, Burma also you can say, and she fought for them and eventually 1990 में उन्होंने इलेक्शन भी करवाए। वहां पे इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट दिया और उनकी पार्टी जीती। लेकिन
फिर आगे की कहानी बहुत लंबी है, बट आई होप यू अंडरस्टूड हु वाज ऑंग सान सू की. ओके. Aung San Suu Kyi saw her freedom as connected to the freedom of her people. Her book of essays bear the title Freedom for Fear. तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये जरूर याद रखिएगा कि इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर. ये ऑंग सान सू जी की बुक है. ओके. जिसमें उन्होंने where she says, for me real freedom is freedom from fear, and unless you can live free from fear you cannot live a dignified human life. तो वो कह रही है कि डर से जब तक आप नहीं आजाद होंगे, डर से अगर आप नहीं आजाद होंगे तो आप फिर अपनी एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी पाएंगे. These are deep thoughts that lead us to pause and consider their implications. We must not her words suggest, be afraid of the opinions of the other or of the attitude of authority or the reactions of the members of our community to the things we want to do, of the ridicule of our peers or of speaking our mind. तो आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहे और आप कर रहे हैं, और अगर आपको उससे कोई भी रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आपको उस चीज पे रोक लगा रहा है कि नहीं यू शुड नॉट डू दैट, you should not listen to them, you should listen to your heart and you should go for it. Yet we find that we often exhibit such, तो क्योंकि देखो समाज के डर, बोलते ना, आपने बहुत सुना होगा, इवन इन मूवीज ऑल्सो आपने देखा होगा, बोलते ना समाज के डर से हमने ये काम नहीं किया, समाज के डर से हम लड़की को बाहर नहीं जन्म देते, ऑल दीज थिंग्स ये शुड नॉट बी देयर, राइट. सो डर से जब तक आप नहीं आजाद होगे तब तक आप अपनी एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जो है नहीं जी पाओगे. ये किसका कहना था? हमारी ऑंग सान सू की. For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome, जो मैंने अभी लास्ट में बोला, राइट, कि आपको जब तक डर से आप नहीं जीतोगे तब तक आप एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी पाओगे. For these two books, Nelson Mandela ji and Aung San Suu Kyi ji, we can see the power of the ideal of freedom, an ideal that was at the center of our national struggle and the struggles of the people of Asia and Africa against British, French, Portuguese colonialism. तो ये पूरा ये जो दोनों बुक हैं और जो ये दोनों लोग हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी, ऑंग सान सू की जी, हम देख सकते हैं कि जो इनके आइडियल्स रहे हैं फ्रीडम को लेके, हाँ, वही आइडियल्स भी हमने अपने देश में भी देखे हैं, बाकी देश में भी देखे हैं, जिनकी लड़ाई रही है किनसे? कॉलोनियलिज्म से. फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, पोर्तुगीज हो गए, उनसे. ठीक है. सो वी अंडरस्टूड लाइफ ऑफ मतलब इसमें बहुत ही डेप्थ में नहीं बोला है, बट वी अंडरस्टूड द आइडिया व्हिच नेल्सन मंडेला जी वांटेड टू कन्वे and understood the idea where Aung San Suu Kyi ji she wanted to convey. Now next, what is freedom? A simple answer to this question, a simple answer to the question what is freedom is the absence of constraint. तो देखो, अगर सिंपल आंसर मतलब एकदम बहुत ही एकदम साधारण अगर भाषा में बोला जाए कि भाई ये व्हाट इज फ्रीडम, मतलब फ्रीडम होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जहां पे देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, there is absence of freedom, जहां पे constraint absence of constraint, absence of constraint, जहां पे कोई किसी भी रुकावट की गुंजाइश ही नहीं है, राइट, किसी भी रुकावट की गुंजाइश ही नहीं है, राइट. सो नेक्स्ट, freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent. तो कह रहे हैं कि जो पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट तो बोला कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट. ठीक है, पहले तो ये बोल दिया उन्होंने. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि जहां पे फ्रीडम वहां एग्जिस्ट करता है जहां पे एक्सटर्नल मतलब बाहरी कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, तो आपके पास फ्रीडम है. इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ ही शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स और कोर्जन एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एक्ट इन ऑटोनॉमस वे. तो कोई बाहरी दबाव नहीं है, कोई जैसे आपको कहीं अगर जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आपको कोई बाहर जाना है, आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो अगर आपको कोई भी मना करे, कोई भी बाहर का कोई भी इंसान आपको बोल दे कि नो यू शुड नॉट गो, राइट. सो अगर ऐसा है, अगर इस तरह से आपको कहा जाता है कि जस्ट एन एग्जांपल, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे इसको लीजिएगा
तो अगर आपको कोई मना करे कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना चाहिए तो ये गलत है। ये यू हैव द फ्रीडम, यू कैन गो, यू कैन मूव अराउंड फ्रीली इन दिस कंट्री एनी वे यू वांट, राइट? ओके, नेक्स्ट, हाउएवर एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम इज ओनली वन डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन, मतलब एक ही ऐसा महज है, डायमेंशन है हमारे फ्रीडम का, ठीक? इसके आगे भी बहुत सारे, ठीक है? फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपांडिंग द एबिलिटी of people to freely express themselves and develop their potential. Freedom in the sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है ना, ये इस बारे में भी है कि आपकी एबिलिटी कितनी एक्सपांड हो रही है, जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। इसी सेंस में फ्रीडम वही एक कंडीशन है जहां पे लोग अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? अपने आप को जो है बिल्कुल अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, राइट? बोथ these aspects of freedom, the absence of external, okay, wait, let me mark this with a different color. हाँ, तो बोथ क्या है? बोथ है हमारे, पहला तो ये absence of external constraints as well as, इसका दूसरे से मार्क कर लेते हैं, दूसरा है as the existence of condition in which people can develop their talents. तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हैं जो important है. You should if you want you can write and note and also अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, right? Okay, are important. A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. तो कहीं ना कहीं ऐसी होती है चीजें कि जहाँ पे you need constraints and that only develop your potential, है ना? आपको वो harm नहीं करेगा, आपका potential develop करेगा. No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. तो कह रहे हैं कि कोई individual जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं, they can enjoy total absence, मतलब बिल्कुल ही नहीं होगी restrictions या constraint, बिल्कुल ही नहीं होगा, ये नहीं हो सकता. ये there has to have some kind of constraints, ठीक है? इंडिविजुअल पे भी और सोसाइटी पे भी, ठीक है? It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not, which are acceptable and which should be removed. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि कौन से कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, कौन से कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, सबके लिए सही होना चाहिए और सबके लिए कहीं ना कहीं हर चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक कलेक्टिव एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी डिस्कशंस, मतलब ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कौन से सही होने चाहिए और कौन से नहीं, राइट? कि ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दिया जाए कि ओनली बॉयज आर अलाउड टू स्टडी. दैट इज रॉन्ग, दैट कैनॉट बी अ गुड कंस्ट्रेंट, that cannot be, it's not right. तो यही चीज है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से सही कंस्ट्रेंट्स हैं एंड कौन से गलत कंस्ट्रेंट्स हैं. ओके, on freedom need to look at the core relationship between the individual and the society or group, community or state within which she or he is placed. Okay, next, that is we need to examine the relationship between the individual and, तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल, देखो आप एक अकेले, जैसे आप और मैं, ओके, वी आर इंडिविजुअल्स, लेकिन अगर आप और मैं और एक समाज आ जाए, कलेक्टिव लोग आ जाए, एक पीपल आ जाए, लोगों को बना के समाज बनता है, राइट? अगर सोसाइटी की बात करें तो दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? और एक इंडिविजुअल की बात करें तो ओनली अकेले एक इंसान की बात करें, राइट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो उनके रिलेशनशिप को एग्जामिन करके ये सारे कंस्ट्रेंट जो है बनाए जाते हैं. आप कहाँ रह रहे हैं, आप किस स्टेट में, आप किस कम्युनिटी में, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो सारे कंस्ट्रेंट्स बनाए जाते हैं और बताए जाते हैं आपको. We would need to see which features of the society allow the individual
फ्रीडम टू चूज, डिसाइड और एक्ट एंड विच डू नॉट। तो वो यही कह रहा है कि यही चीज हम देखते हैं कि कौन से सोसाइटी के फीचर हैं जो ये इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं फ्रीडम ऑफ चूज, चुनने के लिए आजादी, एक्ट या डिसाइड करने की आजादी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिजायरेबल एंड विच आर नॉट। तो कौन से फीचर जो है डिजायरेबल है, मतलब जो सही है, और कौन से नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। विच शुड बी रिमूव एंड विच शुड नॉट। तो कौन सी चीजें रिमूव, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने एजुकेशन का एग्जांपल लिया, राइट। तो एजुकेशन में जैसे हमारे कि बॉयज को राइट होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग कंस्ट्रेंट। सोसाइटी पे एक पाबंदी थी ना, पहले सोसाइटी पे एक पाबंदी थी कि गर्ल्स कैन नॉट स्टडी, है ना। उसके बाद वो चीज उसके बाद उसको गलत बताया गया कि नहीं, इवन विमेन, इवन गर्ल्स, इवन लिटिल गर्ल्स आर अलाउड टू स्टडी, दे शुड स्टडी। तो सबके पास फ्रीडम होना चाहिए एंड देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ जो मतलब एक बहुत बड़ी जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही हो सकता है और कौन से कंडीशन सही हो सकते हैं, राइट। फर्दर वी नीड टू सी if the principles we use to differentiate necessary from unnecessary constraints also apply। जो मैंने पहले बताया कि unnecessary necessary मतलब कौन से सही हैं, कौन से कंस्ट्रेंट लगने चाहिए। unnecessary जैसे हो गया कि अगेन वो एग्जांपल ले लेते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये अननेसेसरी का, ये इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट राइट, है ना। Thus far we have defined freedom as the absence of constraint. To be free means to reduce or minimize social constraint that limit our ability to make choice freely। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो फ्रीडम है, हमने देख लिया कि फ्रीडम क्या है, कि पूरा एब्सेंस भी नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं होना चाहिए। आजादी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रेंट्स का कम होना, लेकिन अपनी आजादी भी चीजों को चुनने के लिए उतनी ही होना। There has to be everything, okay? However, this is only one aspect of freedom. तो बस ये एक ही aspect बता रहा है। To put it in another way, freedom also has a positive dimension. To be free, a society must widen the area in which individuals, groups, communities, or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be। तो यहाँ वही कह रहा है कि अगर हम एक अलग तरीके से बोला जाए तो फ्रीडम जो है एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है, जहाँ पे सोसाइटी फ्री है, बहुत मतलब इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, नेशंस को अपनी डेस्टिनी खुद उनको डिसाइड करने के लिए कि व्हाट दे वांट टू डू और व्हाट दे विश टू बी, राइट। फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। तो वही जो नेक्स्ट जो पिछला पॉइंट जो था हमारा कि फ्रीडम इसी अगर हम इसकी बात करें तो ये फुल डेवलपमेंट दे अलाउज फुल डेवलपमेंट, मतलब फ्रीडम हमें इजाजत देता है पूरे एक डेवलपमेंट की इंडिविजुअल लेवल पे, जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी और सेंसिबिलिटी और कैपेबिलिटीज को पहचाना जा सके। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, साइंस की बात हो, म्यूजिक की बात हो। आप सोचो अगर आपको कल कोई भी उठ के आके बोले कि यू कैन नॉट सिंग, और अगर सोचो इफ समवन से दैट यू कैन नॉट प्ले एट ऑल, that would be wrong thing, they can't do that, right? तो इसी चीज को वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी चीज को पॉलिटिकल थ्योरी बताना चाह रहा है आपको कि कहाँ पे कब किस कंस्ट्रेंट की जरूरत है, कहाँ पे किस कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। A free society is one that enables one to pursue one interest with a minimum of constraint, minimum, ज्यादा नहीं but कम। Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgment। तो फ्रीडम हमें इसलिए वैल्यूबल है हमारे लिए क्योंकि ये हमें अपने चॉइसेस और हमारे जजमेंट्स को फ्रीली मतलब हमारे कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है, इंटरनल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। यू आर योर ओन, यू हैव योर ओन डिसीजंस कि आपको कैसे क्या करना है, राइट। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ रीजन एंड जजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, लेट्स डिबेट। गर्ल्स एंड बॉयज शुड be free to decide whom they wish to marry, parents should have no say in this। तो अभी इसका डिबेट मतलब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, I will not discuss this because this is for you। तो आप इसको as a homework, I mean if you watch my video you can write in the comment, right? Okay, इससे पहले एक ये सेक्शन है, ये पढ़ते हैं स्वराज के बारे में, ये बहुत जरूरी है। स्वराज क्या है?
स्वराज एक कॉन्सेप्ट, एक मिनट में लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर. ओके ओके. A concept a concept analogous to freedom in Indian political thought is Swaraj. The term Swaraj incorporates within two words. स्वा जिसका मतलब होता है सेल्फ, राज जिसका मतलब होता है रूल. तो स्वा एंड राज. तो स्वा का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल. तो स्वराज मतलब सेल्फ रूल. इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ द रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ. तो ये देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन कि अपने ऊपर रूलिंग योर सेल्फ and rule over yourself. Okay, Swaraj in the context of the freedom struggle in India referred to freedom as a constitutional and political demand. तो स्वराज जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है कि ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो रहा है हमारे इंडिया का, है ना, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है इंडिया का, उस चीज को दर्शा रहा है स्वराज, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल डिमांड की बात कर रहा है यहाँ पे स्वराज. एंड एज ए वैल्यू एट द सोशल corrective level. That is why Swaraj was such an important rallying cry in the freedom movement, inspiring Tilak's famous statement, Swaraj is my birthright and I shall have it. ये तिलक जी कौन है? ये हमारे तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी. ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं. तो इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके पूरे हकदार हूं और मेरे पास ये होना चाहिए. तो स्वराज बेसिकली एक पूरे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं. स्वराज जो है एक बहुत बड़ा एक फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त शब्द रहा है, हमारे हिस्ट्री में रहा है. आप हमेशा देखेंगे, आप आगे भी हिस्ट्री में जब भी पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा, आगे के चैप्टर्स में भी आएगा. तो स्वराज बेसिकली आप मान लो स्वराज मतलब आजादी, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात करता है. इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज इज रूल ओवर द सेल्फ दैट वाज हाइलाइटेड बाय महात्मा गांधी जी इन हिज वर्क हिंद स्वराज, वेयर ही स्टेट्स कि जो स्वराज है, व्हेन वी लर्न कि हम अपने आप को रूल कर सके, स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम लेकिन लिबरेशन, जहां पे इट रिडीम्स वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिह्यूमनाइजेशन. तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक फ्रीडम हो, बट यू शुड हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. आपको अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को नॉन वायलेंस, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक लाइन में, तो गांधी जी का जो आइडिया था ना नॉन वायलेंस, जहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे आप किसी को हार्म ना करें, ये हमारी आजादी है. Understanding the real self and its relation to communities and society is critical to the project of attaining Swaraj. Gandhi ji believed the development that follows and liberate both individuals and collective potentialities guided by the principle of justice. तो यही बोल रहे हैं कि जो गांधी जी हैं वो इसी डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है और कलेक्टिव का जो डेवलपमेंट होगा वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से गाइडेड हो, then only you can attain the real meaning of justice, equality and freedom. Needless to say, such an understanding is as relevant to the 21st century as it was when Gandhi ji wrote Hind Swaraj in 1909. ठीक है, तो ये तब भी रेलेवेंट था, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा. ओके, नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, राइट? मीनिंग, इसका मीनिंग होता है रेस्ट्रिक्शन हो गया, किसी चीज पे रोक लगाना, है ना, कंस्ट्रेंट्स. ओके,
Sources of constraints. Restrictions on the freedom of individual may come from domination and external controls. Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by government through laws which embody the power of the rulers over the people, which may have the backing of force. तो ये कह रहे हैं कि restriction का मतलब है कि ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो इंडिविजुअल की जो आजादी के ऊपर है, ये उस कुछ कहीं ना कहीं डोमिनेशन से और एक्सटर्नल कंट्रोल से आता है। ये जो डोमिनेशन हम एक्सटर्नल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि या तो एक चीज हो सकती है कि आप पे एकदम जबरदस्ती थोपा जाए, जैसे म्यांमार के केस में हुआ था मिलिट्री कूप, या फिर सरकार के द्वारा सही चैनल्स के द्वारा जैसे कि लॉज बनाए आपके लिए, है ना, उसके द्वारा किया जाए। ठीक है, तो यही कह रहे हैं which embody the power of the rulers over the people which may have the backing of force. This was the form of constraint represented by colonial rulers. तो यहाँ पे ये जो बात की ना, यहाँ पे इन्होंने दो चीजों की, फोर्स और गवर्नमेंट के द्वारा, कि इवन इफ अगर गवर्नमेंट भी लॉज बना रही है, इससे पहले जो मैंने आपको जो बात बोली, लेट मी जस्ट क्लियर, ओके, मैं इसको लेके नहीं बोल रही थी, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जो रेस्ट्रिक्शन जो अभी जो हम देख रहे थे ना कि क्यों रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए उस पे, कि दो तरीके की हो सकती हैं, कि या तो आपको फोर्सफुली किया जाए या गवर्नमेंट के सही चैनल्स, लेकिन यहाँ पे कॉलोनिज्म की बात कर रहे हैं। सो लेट्स रीड अबाउट दैट। तो कॉलोनिज्म में क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो गलत रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, और लगाती भी थी तो वो इतना फोर्सफुल होता था, which was not a good subject. This was the form of constraint represented by the colonial ruler over their subjects or by the system of apartheid in South Africa. तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात हुई, जहाँ साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों के द्वारा, व्हाइट लोग कौन थे, बेसिकली colonial रूलर्स थे, वही लोग व्हाइट थे। Some form of government may be inevitable, but if the government is democratic one. अभी अगेन जो मैंने इससे पहले जो बोला, मैं यही इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करी थी, आई होप के लिए सोच सके, उनके फ्रीडम के लिए फाइट कर सके। बट कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी ऑफ द काइंड इम्प्लिसिट इन द कास्ट सिस्टम। लेकिन जो ये कंस्ट्रेंट्स है ना फ्रीडम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम, और विच कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। कास्ट सिस्टम जैसे सोशल हो गया, है ना, इकोनॉमिक जैसे हमारा ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक हो गया, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये चीज भी, दिस कोटेशन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस जी ऑन फ्रीडम ड्रॉज अटेंशन टू द नीड फॉर द कंट्री टू वर्क टू रिमूव सच। अब ये एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन विल गो, ओके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इनके बोस जी, इन्होंने जो है एक फ्रीडम की परिभाषा बताई है, इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो उसको देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। तो कह रहे हैं कि if we are to bring about a revolution of ideas, we have first to hold up before us an ideal which will galvanize our whole life. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी समाज में एक बड़ा बदलाव लाना, उसके लिए हमारे आइडियल्स और हमारे गोल्स पे बहुत बड़ा ध्यान होना चाहिए। और वो गोल क्या होना चाहिए? फ्रीडम। इससे बता देती हूँ, ये इस लाइन में सुभाष चंद्र बोस जी बोलना चाह रहे हैं कि फ्रीडम के लिए एक समाज में, सोसाइटी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें अपने आइडियल और हमें अपने गोल्स पे क्लियर रहना है, और वो गोल हमारा फ्रीडम है। That ideal is freedom, but freedom is a word which has varied connotations, and even in a country the conception of freedom has undergone a process of evolution. तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो फ्रीडम है इसका बहुत ही अलग मीनिंग हो सकता है लोगों के लिए, हर इंसान के लिए फ्रीडम का मतलब अलग हो सकता है, और इंडिया में जो आइडिया है ना फ्रीडम का, वो हमेशा बदलता आया है। By freedom I mean all around freedom, that is freedom for the individual as well as for society, freedom for the rich as well as the poor, for the poor, freedom for men as well as women, freedom for all individuals and for all classes. तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम है हर किसी के लिए अलग तो होता है, हर कोई अलग सोचता है फ्रीडम के बारे में, लेकिन
कुछ जगहों पे फ्रीडम का मतलब सही रहना चाहिए, आजादी का मतलब आजादी रहना चाहिए, उसको कहीं भी तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। जहां पे वो कह रहे हैं कि फ्रीडम हो हर इंडिविजुअल की सोसाइटी में, गरीब और अमीर दोनों के पास फ्रीडम हो, औरत और आदमी के पास फ्रीडम हो, हर क्लास और हर कम्युनिटी के पास फ्रीडम हो। ठीक है, नेक्स्ट, दिस फ्रीडम implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequities, and destruction of communalism and religious intolerance। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल खत्म करने की बात नहीं है, कॉलोनियल रूल को खत्म करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात है कि इक्वल शेयरिंग हो वेल्थ की, पैसा दोनों गरीब और रिच दोनों में सही बटे, कास्ट सिस्टम खत्म हो, अनफेयर ट्रीटमेंट खत्म हो, जहाँ पे पैदा होने की वजह से किसी के ऊपर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए तो उसके बेसिस पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कम्युनलिज्म, जहाँ पे रिलीजियस ग्रुप के बीच में लड़ाई है, उससे हमें छुटकारा चाहिए, उसको हमें देखना है कि फ्रीडम है नहीं है वहां पे, राइट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि दिस इज एन आइडियल विच में अपीयर यूटोपियन टू हार्ट हेडेड मेन एंड वीमेन, बट दिस आइडियल अलोन कैन अपीज द हंगर इन द सोल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बोस जी बोलना चाह रहे हैं कि ये आइडिया हो सकता है कि एक सपना ऐसा लगे या फिर इम्पॉसिबल लगे कुछ ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि बस एक तरीके का फ्रीडम होना चाहिए, वो बस उनका फ्रीडम हो, उनके लिए फ्रीडम हो, बट ऐसा नहीं है, फ्रीडम हर किसी के लिए होना चाहिए। ये उन्होंने बोला था स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर। ये बहुत ये आपका एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल हेल्ड एट लाहौर। हाँ, याद रखिएगा कब, कौन सी डेट, 19 अक्टूबर 1929। ठीक है, 19 अक्टूबर 1929 को उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट, हमें कंस्ट्रेंट्स चाहिए क्यों? ठीक है, वी कैनॉट लिव इन अ वर्ल्ड, बाय द वे दो हमारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, ये हम तीसरे पे हैं, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन इट। वी कैनॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स। हम ऐसे जगह नहीं रह सकते जहाँ पे कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस चाहिए, वरना सोसाइटी जो है, मैंने जैसे बताया ना कि अगर आप बोल देंगे कि नहीं अच्छा ठीक है आप हार्म करना चाहते हैं आप हार्म करो, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो एक मतलब बहुत ही मतलब बेसिकली एवरीबडी विल बी एनिमल्स, then there will be no difference, then there will be much chaos जो हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए। ओके, differences may exist between people regarding their ideas and opinions, they may have conflicting ambitions, they may compete to control scarce resources। तो कह रहे कि डिफरेंस हो सकता है लोगों के बीच में, उनके आइडियाज को लेके, उनके ओपिनियंस को लेके, उनके कंफ्लिक्टिंग एम्बिशंस भी हो सकते हैं, और वो इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए भी उनका नजरिया अलग हो सकता है। ठीक है, देयर आर न्यूमरस रीजंस व्हाई डिसएग्रीमेंट्स मे डेवलप इन सोसाइटी व्हिच मे एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू ओपन कॉन्फ्लिक्ट। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस ranging from the serious to the trivial। तो हम देखते हैं कि अपने कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा फ्रीडम के ही बारे में लेके कोई ना अपने जो थॉट्स है वो इतनी स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं कि देन देयर इज सम काइंड ऑफ दिस, इट्स नॉट हेल्दी। रेज वाइल्ड ड्राइविंग, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो फ्रीडम जो मैंने अभी बोला ना कि ये हेल्दी नहीं होगा, अगर हर चीज पे आप लड़ने लग जाओगे देन इट्स नॉट हेल्दी। हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना भूल जाते हैं और हम पेटी चीजों पे ध्यान देते हैं। तो वो यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग करते वक्त किसी ने गाड़ी, अगर आपकी कोई भी गाड़ी चलाते वक्त किसी ने ठोक दिया, तब आपका गुस्सा फूटेगा कि अरे ऐसा क्यों हुआ। फिर अगर पार्किंग स्पेस को लेके कि अरे मेरा पार्किंग ले लिया, हाउसिंग और लैंड को लेके कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म की ये फिल्म जो है लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अभी अभी सावित्री बाई फुले जी के ऊपर फिल्म आई थी, ज्योति बाई फुले जी के ऊपर फिल्म आनी थी, उसको जो है उन्होंने रोका होने से बाय वन अदर कम्युनिटी।
तो ये चीज गलत है, दिस शुड नॉट हैपन। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं ये भी है जहां जिनकी वजह से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस होता है, और जिसकी वजह से जाने भी जाती हैं, आपने देखा होगा, राइट? जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इन जो वायलेंस है इनको कंट्रोल कर सके और इन डिस्प्यूट्स को जो है हैंडल कर सके, इनको जो है इनको रिजॉल्व कर सके। अगर ये सब नहीं होगा देन देयर बी प्योरली abruptly so many things to मतलब कि इतनी सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो मतलब कुछ सही नहीं रहेंगी, और फिर वो बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें संभालनी मुश्किल हो जाएंगी, लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, एंड देन दैट विल नॉट बी हेल्दी फॉर एनी सोसाइटी, नो मैटर विच कंट्री, इट विल नॉट बी गुड। तो कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। ओके, बेसिकली बोल रहे हैं कंस्ट्रेंट्स कहीं ना कहीं होने चाहिए। सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर व्यू, अपने एक दूसरे के जो भी आपके जो व्यूज है, मेरे जो व्यूज हैं, उनको रिस्पेक्ट करो, है ना? Do not attempt to impose our views or on others. We may be able to live freely with minimum constraints. देखो, अपने व्यूज अपने, अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं, यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज। एक दूसरे पे हार्म नहीं करना कि ओके यू आर रॉन्ग, सो दैट्स नॉट हेल्दी। Ideally, in a free society, we should be able to hold our views, develop our own rules of living, and pursue our choices. लेकिन जो क्रिएशन है ना सोसाइटी की, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसे हैं जो कंस्ट्रेंट्स जो रिक्वायर करती है, जिनके बिना सोसाइटी नहीं चल पाएगी। एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी बी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत एक कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से टू आवर बिलीव्स वी मस्ट अपोज कि हम हर किसी पे अपने जो है वो थोपे, राइट? So this should not happen. Like there are so many, I know there are so many so-called organizations and groups that are forcefully, उनको right नहीं है, but still they are going out and they are beating youth and लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं, लड़कों से कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। इफ दे आर मूविंग, अगर वो एक साथ कहीं घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है, बट अगेन वो अपने जो व्यूज है, अपने जो ओपिनियंस है, वो थोप रहे हैं। I recently saw a video where a group of men, वहाँ पे एक ये फूड कंपनी का एक आदमी वहाँ पे खड़ा था, he was delivering the food and उसने क्रिसमस की ड्रेस पहनी हुई थी, and that those group of men went to him and they said कि no, you can't wear this, we are Hindu, okay, we are from this religion, you cannot wear this, you should wear Hindu, you should wear orange color, and उन्होंने वहीं के वहीं उससे वो टी शर्ट उतरवाई, and then they so this is not, ये गलत है, ये है ही इलीगल है, हमारे कंट्री में ऐसा आप नहीं कर सकते, but they were doing it and that is very very shameful, that should not have happened, and because that man got scared obviously, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उनके सामने, उन्होंने उसको ऐसे बोला and then he had to do it, so it's very sad that यहाँ पे ऐसी बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाती हैं जो होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने कोई भी ओपिनियन और व्यूज आप आपके खुद के हैं, आप अपने खुद के पास रखिए। उतने स्ट्रॉन्ग और वायलेंट व्यूज हैं जो कि किसी को हार्म कर रहे हैं, मेंटली भी, सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं, मेंटल हार्म भी होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सोसाइटी में कंस्ट्रेंट्स बहुत जरूरी है। अगर हर किसी को ऐसे ही आजादी देती कि ठीक है आप चाहिए, आपको जो करना था, नॉट राइट। वो जो ग्रुप ऑफ मैन उस डिलीवरी बॉय के साथ जो कर रहे थे, दैट वाज complete discrimination and disrespect to the Christian community, Christian religion and other also collectively. तो जो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। We are a secular country, we have all the freedom, but again we need some kind of, because of these people, ऐसे लोग भी exist करते हैं सोसाइटी में, इसी वजह से we need constraints. Those who differ from reject our views, we see their views or ways of living as unacceptable or even, तो ऐसा है, तो मैंने अभी जो बताया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, जैसे मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ आप वैसे जिए, ये गलत है। अंडर सच circumstances we need some legal and political restraints to ensure कि जो differences है वो डिस्कस हो सके, डिबेट हो सकते बिना कोई वायलेंस के।
बिना किसी एक दूसरे पे इम्पोजिशन के। Worse still, we may be confronted with attempts to bully or harass us so that we conform to, देखा जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको डिलीवरी बॉय का, ये रियलिटी में ये हुआ है, दिस हैज हैपेंड। I will, I mean, I was shocked कि this is happening in this country. ऐसे कैसे ये हो सकती है, ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, if so we may want stronger support from law, तो यही चाहिए कि कानून इतना मजबूत होना चाहिए, और है भी। बट अगेन दीज पीपल आर गोइंग, ये ऐसे कुछ ग्रुप, ये ग्रुप के लोग जो है ऐसे जा रहे हैं सड़कों पे अपने आप की, ये तो हमारे बिल्कुल रिश्तेदारों की सड़क है, एंड देन दे आर डूइंग दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये बिल्कुल ये इलीगल है, दिस शुड नॉट हैपन। इसमें आपको जेल होनी चाहिए, और होती भी है, ये लॉ है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप किसी को ऐसे हैरेस बुली नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट। इसलिए हमें अपना लॉ इतना मजबूत चाहिए, हमारी अथॉरिटीज, हमारी सरकार इतनी मजबूत चाहिए कि वो इन सब चीजों को देखे और अवॉइड करा सके। The important question, however, is to identify which constraints on freedom are necessary and justifiable and which are not. तो यही सारे जो क्वेश्चंस है, ये आइडेंटिफाई करना है कि किन पे कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए और कौन से जस्टिफाइड है और कौन से नहीं। What sort of authority external to the individual may justifiably say what can be done and what cannot. तो यही कह रहे हैं कि इसी चीज को हमें देखना है कि किस तरह की अथॉरिटी एक्सटर्नल अपने इंडिविजुअल पे जस्टिफाइड है, और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। फर्दर, आर देयर एनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्री ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। ओके, यहाँ पे एक लिबरलिज्म के बारे में बोला गया है, तो देख लेते हैं ये क्या है। ओके, व्हेन वी से दैट समवन्स पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, we usually mean that they are very tolerant. तो अब देखो यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि जब भी हम बोलते हैं कि किसी के पेरेंट्स के बारे में जब बोलते हैं ना कि ये बहुत लिबरल है, तो यूजुअली हमारा मतलब होता है कि वो टॉलरेंट है, मतलब वो झेल रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो लिबरलिज्म है ना, इसको इट हैज बीन आइडेंटिफाइड विद टॉलरेंस एज अ वैल्यू। टॉलरेंस को एज अ वैल्यू देखा गया है। Liberals have often defended the right of a person to hold and express his or her opinion and beliefs even when they disagree with them. तो ये liberalism एक ideology है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ। Okay, first you need to understand one thing, that liberalism is an ideology, political ideology है। Okay, it's an ideology. ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, जहां पे ये कह रहे हैं कि अगर अगर किसी से डिसएग्री भी कर रहे हैं, जो लिबरल्स होते हैं, जो लोग लिबरल्स है, जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में जो मानते हैं ना, वो जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर व्यूज आप एक दूसरे के गलत भी हैं, और गलत मतलब सॉरी, आप किसी से अग्री नहीं कर रहे हैं, तभी भी उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके। But that is not all there is to liberalism. लेकिन यही नहीं है, liberalism is not only the modern ideology that supports tolerance. बस एक यही नहीं है कि ये एक यही आइडियोलॉजी नहीं है जहाँ पे मॉडर्न आइडियोलॉजी, जहाँ पे टॉलरेंस को सपोर्ट किया जाता है। What is more distinctive about modern liberalism is its focus on the individual. For liberal entities like family, society, community have no value. But तो कह रहे हैं कि बहुत there are so many distinctive about this modern distinctiveness about this modern liberalism is its focus on the individual. कि मतलब इसके बारे में सबसे ज्यादा ये बात ये है कि जो लिबरलिज्म, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, ये इंडिविजुअल्स पे मतलब एक अकेले इंसान पे फोकस करते हैं। तो लिबरल्स के लिए जो ये फैमिली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इनमें कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसा इसमें लिख के बोल रहे हैं, राइट। बट ओनली इफ दीज आर वैल्यूड बाय इंडिविजुअल्स। लेकिन इवन इफ, पर ये तभी है जब जो ये इंडिविजुअल्स के द्वारा वैल्यूड है। They would say, for example, that the decision to marry someone should be taken by the individual rather than, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया मैं आपको बताती हूँ। लिबरलिज्म कह रहा है, लिबरलिज्म बोल रहा है कि अकेले एक इंडिविजुअल को हक होना चाहिए अपनी जिंदगी के फैसले लेने का।
ठीक है, जो फैमिली है, सोसाइटी है, उनका कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए जो सोसाइटी है, फैमिली है, उनके जो फंक्शंस हैं वो अलग होने चाहिए। इंडिविजुअल को इंडिविजुअल अपने अपने फैसलों पे ध्यान देने के लिए उनको छोड़ देना चाहिए। नोबडी एल्स शुड इंटरफेयर। ओके, गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू चार्ज माय लैपटॉप। ओके, सो तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जो लिबरल्स हैं दे आर सेइंग कि जो इंडिविजुअल है उसके पास हक होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के फैसले ठीक से ले सके। वहां पे सोसाइटी या कम्युनिटी किसी का जोर नहीं होना चाहिए, उनके फंक्शंस अलग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके बोला कि जैसे कोई किसी को शादी करनी है और अगर वो शादी किसी लड़के से करनी है, लड़की से करनी है, किसी से करनी है, अगर लड़का लड़की से करनी है, लड़की को लड़की से करनी है, तो वहां पे कहीं पे भी कंस्ट्रेंट जो है जो हमारी सोसाइटी है उनसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी लड़की को किसी लड़के से शादी करनी है जो कि अलग कास्ट के हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग कम्युनिटी के हैं, अलग देश के हैं, ये सोलली ये इंडिविजुअल पे होना चाहिए कि उसको किसके साथ रहना है, राइट। Liberals tend to give priority to individual liberty over values like equality. They also tend to be suspicious of political, तो political authority पे सवाल उठाते हैं वो, सोसाइटी कम्युनिटी पे तो उठा ही रहे हैं, पॉलिटिकल पे भी उठाते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली लिबरलिज्म फेवर्ड द फ्री मार्केट एंड मिनिमल रोल टू द स्टेट। तो लिबरलिज्म, अगर हम हिस्टोरिकली लिबरलिज्म को देखा जाए, लिबरलिज्म को अगर हम देखें तो लिबरलिज्म हमेशा मिनिमल रोल जो रहा है स्टेट का उस पे मानती है कि स्टेट का ज्यादा मतलब कम से कम, अगर कम से कम इंटरफेरेंस हो तो ही सही है। However, present day liberalism acknowledges a role for welfare state and accepts the need for measures to reduce both social and, तो मतलब अभी के मॉडर्न अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो yes they are agreeing there has to be some kind of कोई मतलब स्टेट के द्वारा वेलफेयर के लिए मतलब पूरी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं, बट यस दे कैन बी सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, एंड उसकी वजह से ताकि ये इसीलिए ताकि जो कोई सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है कम हो सके, राइट। ओके, so we are done with 2 हमने 2.3 तक पढ़ लिया है। I hope you understood what I was trying to tell. Next, अब आते हैं हम अपने 2.4 पे, जो कि है हमारा हार्म प्रिंसिपल। पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ, ये जो हार्म प्रिंसिपल है ये दिया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है आप ये भी जान लो, यू शुड नो दिस, यू शुड नो एवरीथिंग, ओके। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ना वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है, जो 19th सेंचुरी में रह चुके हैं। 19th सेंचुरी मतलब जो 1806 से और 1873 तक, ठीक है। ये लिबर्टी और फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर इनका जो काम रहा है, इनकी जो पढ़ाई टीचिंग्स रही है, इनके लिए बहुत माने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, उस किताब का नाम यहाँ पे दिया गया है ऑन लिबर्टी। दिस इज अ बुक दैट ही रोट, जहाँ पे इन्होंने पर्सनल फ्रीडम के बारे में बहुत लिखा है कि कैसे सोसाइटी के लिए और सरकार के लिए सही है कि अगर वो कहीं ना कहीं फ्रीडम पे कोई ना कोई लिमिट लगाए, कंस्ट्रेंट लगाए, स्पेशली इस हार्म प्रिंसिपल को लेके। तो देखते हैं ये हार्म प्रिंसिपल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके पढ़ेंगे, ओके। To answer these questions satisfactorily, we have to address the issues of the limits, competence, and the consequences of the imposition. तो यहाँ पे तो इधर यहाँ ये कह रहे हैं कि
in order to answer all these questions, okay, ये जो जितने भी हमने जो भी बात देखी कि how there has to be some constraints and everything, हाँ, तो इसके जो भी ये जो लिमिट्स की जो इशू है, कंपटीशन के, कॉम्पिटेंस के, कंसिक्वेंसेस क्या इनके प्रभावित अपने समाज पे रहते हैं। We also have to engage with another issue जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल जी देते हैं, stated so eloquently in his essay on liberty। तो यहाँ पे अभी लिबर्टी से एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, मैं आपको इसको एक एक लाइन करके बताती हूँ क्या है ये। पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इसको हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है। देखते हैं इसमें क्या बोला है। ओके, फर्स्ट, द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वॉरेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, नोट बनाना चाहें तो नोट बना लीजिएगा। The sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection। देखिए, पहले तो बोल रहे हैं कि the sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self protection। ये कि जो एक सही रीजन है लोगों के लिए अकेले या एक साथ किसी को स्टॉप करना, वो चीज करने से, to stop someone from doing what they want is to protect themselves or other। ठीक है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ बोल रहे हैं कि, चलो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट ऑल्सो। द ओनली गुड रीजन फॉर पीपल अलोन, अकेले या एक साथ, इज टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट इज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और अदर्स। ठीक है, that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि एक बस एक फेयर रीजन है सोसाइटी और सरकार के लिए कि वो किसी को फोर्स कर सके कुछ करने से, ना करने से, इवन इफ अगर वहां पे लोग उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, पर ये चीज इसलिए वो कर रहे हैं ताकि किसी और को आप ना हर्ट कर सको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो यही बोलना चाह रहे हैं कि हाउ देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट सो दैट कि यू नो ताकि वही जो हमने पीछे पढ़ा कि केओस ना हो सोसाइटी में, सब सही रहे। क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट नहीं होगा, आप लोग फिर उसके, अगर कंस्ट्रेंट बिल्कुल नहीं होगा, देन देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी वेरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएगी जिसको संभालने मुश्किल होगा। ठीक है, तो जो ये कहना चाह रहे हैं कि द आइडिया इज दैट पीपल कैन डू व्हाटएवर दे लाइक, मतलब ये जो है ना, ये वाला जो हमने पढ़ा ना, सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी अदर, ये जो बोले ना इज सेल्फ प्रोटेक्शन। ये वाला जो हमने जो मैंने बताया ना, ये इसके बाद तो आई होप यू अंडरस्टूड, बट ये वाला जो है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि ये आइडिया, ये बोलना चाह रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट बोलना चाह रहे हैं कि लोगों को जो करना है वो करें, लेकिन किसी और को बिना, किसी और को हर्ट किए बिना। So the only time we should stop, किसी और को, मतलब किसी और को कुछ करने से हमें तभी रोकना है जब वो किसी को हार्म कर रहा हो, उसके अलावा नहीं। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग। चलो फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ओके, अगर आपको मेरी भाषा क्लियर नहीं हुई, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ अंडरस्टैंड, बिकॉज आई थिंक आई ऑल्सो फंबल्ड। The sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self protection। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि
बस एक ही इंसान का के ऊपर अगर वो किसी को रोकना चाहे रोक सकता है, तभी रोके जब कोई किसी और को हार्म करना चाह रहा है। उसके अलावा इंसान को जो करना है वो करे, सिवाय किसी और को हार्म किए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। समझ रहे हो कि हमारे लॉ, हमारे सरकार, हमारी अथॉरिटी जो भी हमारे ऊपर बैठी है और हमें कुछ करने से मना करती है, वो तभी करनी चाहिए, तभी मना करती है जब हम किसी को हार्म कर रहे हैं, हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, राइट? देन ओनली, वरना तो आप अपनी लाइफ में आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, until unless आप गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी को हार्म कर दिया, then only you'll have legal consequences, but उसके अलावा you will not have those consequences, है ना? Mill introduces here an important distinction. He distinguishes between self-regarding actions, that is, those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else, and the other regarding actions, that is, those actions that also have consequences for others. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि दो टाइप के एक्शन है। पहला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जहां पे आप अपने आप को इफेक्ट कर रहे हो और किसी को नहीं कर रहे। दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जहां पे आप दूसरों को इफेक्ट कर रहे हो। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सरकार है या कोई और है, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तब तक जब तक आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे, और इंटरफेयर नहीं करना, यस एग्जैक्टली, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तब तक आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे। So this is what the sole reason for authority to exist in a society, so that they can interfere if you are harming. They cannot interfere, otherwise they will not interfere, and they should not interfere. Okay? He argues that with respect to actions or choices that affect only one's self-regarding actions, the state or any other externality has no business. तो वही मैंने अभी बोला, तो आपके ऊपर स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, तभी कर सकती है जब आप कुछ गलत कर रहे हो या आप किसी को हार्म कर रहे हो, राइट? तब आप वो तब नहीं इंटरफेयर करेगी जब आप आराम से शांति से रह रहे हो, अपने लाइफ में जी रहे हैं। और पुट इन सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी लाइक, दैट्स माय बिजनेस, आई विल डू व्हाट आई लाइक, और हाउ डज इट कंसर्न यू इफ इट डज नॉट अफेक्ट यू। तो वही है जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा बिजनेस है, मैं जो करना चाह रहा हूँ करूंगा या करूंगी, आपको क्या है उससे, आपको तो अफेक्ट नहीं कर रहा है ना। पर यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, वो आगे देखेंगे हम। Next, in contrast with respect to actions that have consequences for others' actions which may cause harm to them, there is some case for external interference. तो वो ये कह रहे हैं कि even if you harm other people, तो जब आप किसी को harm, जब if what you do harms other people, जब किसी को आप harm करते हो, तो ये सरकार के लिए ये चीज होनी चाहिए कि वो इंटरफेयर करे ताकि उसको उस चीज का जस्टिस मिले, राइट? So that is important. After all, if your actions cause me harm, then surely I must be safe from such harm from external authority. Yes, that is true. होना चाहिए, ये चीज है। In this case, it is the state that which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else. Okay. However, as freedom is at the core of human society, is so crucial for a dignified human life, it should only be constrained in special circumstances. The harm caused must be serious. For minor harm, Mill recommends only social disapproval and not the force of law. तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रीडम है ना, वो एक बहुत ही इज्जत भरी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो लिमिट है ना फ्रीडम पे, वो स्पेशल केसेस में ही होनी चाहिए। अगर हार्म बड़ा है, अगर जो हार्म जो हो रहा है वो बहुत ही सीरियस है, अगर हार्म सीरियस है तो ही वहां पे इंटरफेरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर हार्म छोटा है, कम, मतलब हार्म ज्यादा नहीं है, कम है, पीपल शुड ओनली शो कि वो उनको ये ओके नहीं है। इसमें जैसे ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ सोसाइटी, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड somebody from other house, your neighbors, they throw garbage at your front door,
आपके फ्रंट डोर पे उन्होंने गार्बेज फेंक दिया, राइट? This should not involve police. You can go and ask them nicely, or you can sit down with them and then explain ki why it's bothering you, right? It does not need. लेकिन हाँ, if that turns into them harming you, doing something that is questionable in law, that is illegal, तो तब वहां पे पुलिस का इंटरफेरेंस होना चाहिए. वरना जो अगर कोई छोटी मोटी चीज होती है तो उसको यू शुड हैंडल, यू शुड नो एंड यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व इट पीसफुली. Next, for example, the देखो ये playing of loud music in an apartment building should bring only social disapproval. तो ये social disapproval ही होना चाहिए इसमें from the other residents of the building. They should not involve the police. तो अगर कोई जोर से गाने बजा रहा है तो आप उसको जाके बोल सकते हैं कि ये मत कीजिए, ये सही नहीं है. बूढ़े बच्चे सब कोई सो रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, और whatever there is, and it's harming, it's not that much harming, but somewhere it's harming. Okay, they should indicate their disapproval of the inconvenience that playing loud music has caused them by perhaps refusing to greet the person who plays music, disregarding the harm it is causing others. The harm that playing loud music causes is that of preventing those in other apartments from talking or sleeping or listening to their own. अब जो मैंने अभी जो आपको बोला, हाँ, this is minor harm and should only provoke social disapproval. It should not fit case for legal punishment. Constraining actions by the force of law should only happen when the other regarding actions cause serious harm to definite individuals. Otherwise, society must bear the inconvenience in the spirit of protecting freedom. I hope you understood this line, right? वो यही कह रहे हैं कि even if अगर ऐसा जो माइनर हार्म जब भी होता है, देयर इज द हार्म इज मतलब कम है, तो ये लीगल पनिशमेंट में नहीं टर्न होना चाहिए. हाँ, जो लॉ है वो सिर्फ उन्हीं के लिए होना चाहिए जहां पे हार्म बहुत ज्यादा हो, मतलब सीरियस हो, बहुत ही ग्रेव हार्म हो. अदरवाइज जो लोगों को आना चाहिए इन सारे छोटे अनोइंसेस को जो है हैंडल करना, टॉलरेट करना, ताकि इट प्रोटेक्ट्स एवरीबॉडीज फ्रीडम, राइट? People should be ready to tolerate different ways of life, different points of view, and different interests, so long as they do not cause harm to others. But such tolerance needs to be extended to views and actions which may put people in danger or foment hatred against them. Hate campaigns cause serious harm to the freedom of others, and actions that cause serious harms are action on which constraints can be imposed. तो कह रहे कि वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स लाइफस्टाइल. सब हर किसी का लाइफस्टाइल, उनके ओपिनियंस, उनके व्यूज, वी शुड रिस्पेक्ट दैट, राइट? एंड तब तक जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, राइट? लेकिन अगेन वी शुड नॉट टॉलरेट आइडियाज और एक्ट्स जो कि थ्रेटन कर सकते हैं किसी चीज को, किसी हेट को प्रमोट करने के लिए, राइट? There shouldn't be any acts that promotes any kind of hate against others. जैसे हेट स्पीच हो गई, ये हेट स्पीच जो होती है, अब हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच, आई होप यू ऑल नो, जैसे आप किसी धर्म के प्रति कोई हेट स्पीच दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा. वो बहुत, क्योंकि अगर आप किसी को भड़काओगे, आप किसी को, वो वायलेंस में आ जाएगा, वो सही नहीं होगा. इस चीज को भी लॉ लिमिट करती है. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्टिल एनी लिमिट्स ऑन फ्रीडम शुड नॉट बी टू हार्श और एक्सट्रीम. कोई भी लिमिट इतनी हार्श ना हो, कोई भी लिमिट इतनी फ्री ना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हेट स्पीच की जो हम बात कर रहे थे, इट शुड नॉट बी पनिश्ड विद वेरी हार्श पेनल्टीज, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ वार्निंग, और यू नो ऐसा नहीं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर हैंग कर दिया. देयर शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट ask for life imprisonment for those who only conduct the hate campaigns. Maybe some restrictions on their movement or some curtailment of the right to hold public meetings can be considered, especially if they continue to carry on the campaign in spite of warnings by the state to desist from
कंडक्टिंग सच कैंपेन्स। तो यही कह रहे हैं कि माइल्ड पनिशमेंट होनी चाहिए कि आप यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते, आपको नहीं करना ही नहीं है, राइट। ये तो वो इनको वार्निंग देके इनको रोका जा सकता है कि यू शुड नॉट डू दैट, राइट। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस इन इंडिया द टर्म यूज्ड फॉर सच जस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क। तो ये वाले जो कंस्ट्रेंट्स है ना, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं है बट देयर इज सम काइंड ऑफ लिमिट कि आप पब्लिक मीटिंग्स नहीं हेल्ड कर सकते, आपको वार्निंग्स है एंड एवरीथिंग, इसको हम एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का नाम देंगे। द रेस्ट्रिक्शंस मे बी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल होनी चाहिए, capable of being defended by a reason, not excessive, not out of proportion to the action being restricted, since then it would impinge on the general condition of freedom in society, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जो restrictions है वो sensible होनी चाहिए, fair होनी चाहिए, और it should not be too much compared to what कि जो इंसान ने किया है, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि जो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप अलग ही चले गए, राइट। We should avoid making restrictions too often because this harms, मतलब ज्यादा restrictions देखो, reasonable बोलो ना, reasonable होनी चाहिए, एक्सेसिव, यहाँ पे एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लिखा, रीजनेबल लिखा है, रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं, ज्यादा भी मत लगाओ जिसकी वजह से लोग जो हैं गलत स्टांस पे उतर आए, राइट। ओके, सो वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट आई थिंक कंफ्यूजिंग टॉपिक फॉर सम स्टूडेंट्स, आई नो मेरे लिए भी था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। Negative and positive. I hope you understood harm principle, right? Please remember there are so many points that has to be understood, और ये मैंने आपको बताया है, I hope आपको समझ में आया। अब आते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर। पहले तो earlier in the chapter we had mentioned two dimensions of freedom. Freedom as the absence of external constraint. ध्यान से देखना, मैं जो जो बोल रही हूँ प्लीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। Earlier in the chapter we had mentioned two dimensions of freedom. Freedom as the absence of external constraint and freedom as the expansion of opportunity to express oneself. तो हमने दो चीजों के बारे में बात की थी, जहां पे फ्रीडम का मतलब ये हो रहा है कि आपको कोई नहीं रोक रहा है, कोई रूल आपको नहीं रोक रहा है, और दूसरा फ्रीडम जहां पे जहां पे ये बोल रहे हैं कि हैविंग चांसेस टू शो यू हु यू रियली आर एंड व्हाट यू वांट टू डू, राइट। इन पॉलिटिकल थ्योरी these have been called negative and positive liberty. अब ध्यान से देखना, अब शुरू हो रहा है, देखो। Negative liberty seeks to define and defend an area in which individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wish to do or be or become. This is an area in which no external authority can interfere. It is a minimum area that is sacred, and in which whatever the individual does is not to be interfered with. The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. How big should this area be, or what should it contain are matters of discussion, and will continue to be matters of debate, since the bigger area of the non-interference, the more the freedom. तो नेगेटिव फ्रीडम का मतलब क्या है? नेगेटिव फ्रीडम का मतलब ये है जहां पे इट मीन्स प्रोटेक्टिंग अ पर्सनल स्पेस, जहां पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बाहर से नहीं, कहीं और से नहीं, और and inside that space a person can do or become whatever, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना, कोई भी बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है।
ठीक है, दिस प्रोटेक्टेड स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंसान है, व्हेन व्हाट अ पर्सन डज, दैट शुड नेवर बी डिस्टर्ब्ड और कंट्रोल्ड बाय, ये नेगेटिव फ्रीडम की बात, सॉरी नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैविंग दिस मिनिमम स्पेस जहां पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, शुड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन, जो ह्यूमन नेचर है, हमारी जो डिग्निटी है, you know, that no interference is showing the respect for that human nature, because people need room to act freely without being stopped, है ना। पीपल आर्ग्यू कि कितना उनका फ्री होना चाहिए स्पेस, है ना, एंड व्हाट इट शुड इंक्लूड, है ना, बिकॉज द लार्जर द स्पेस वेयर नो वन इंटरफेयर्स द मोर, मतलब जहां पे कोई फ्रीडम नहीं वहां पे ज्यादा फ्रीडम। तो यहाँ का मतलब की पॉइंट ये है कि जो नेगेटिव लिबर्टी है ना, इट वांट्स ए प्रोटेक्टेड स्पेस वेयर अ पर्सन कैन फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट बीइंग इंटरप्टेड और कंट्रोल। और अगर इसका जो एरिया है वो अगर स्मॉल होगा, इट हर्ट्स और लोअर्स द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स डिग्निटी, ठीक है। फिर से बताती, सुनो ध्यान से सुनो, नेगेटिव लिबर्टी कह रहा है, नेगेटिव लिबर्टी बोल रहा है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल भी नहीं है, इंटरनल भी नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं, ओके। यू आर फ्री टू डू, यू आर फ्री टू बिकम व्हाटएवर यू वांट, ओके। कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई जाएगी, आपके पास एक पूरा स्पेस है, ये इसीलिए है क्योंकि इट रिस्पेक्ट्स द ह्यूमन नेचर, ठीक है। कि जो नेगेटिव लिबर्टी जो है, इट नीड्स अ प्रोटेक्टेड स्पेस जहां पे इंसान जो है अपने जो भी चीजें हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, कोई कंट्रोल नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं है, उसको हम नेगेटिव लिबर्टी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वी मे हियर आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चन, we may ask the obvious question, is the choice of what clothes to wear in different situations, school, playing field, office, a choice that belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered with by external authority, or is it a choice that can be interfered with by state religious authority, ICC or CBSE? बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपसे, यहाँ पे या आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो कपड़े पहनने की जो चॉइस है आपकी स्कूल में, मैदान, कोई भी खेलने कूदने के मैदान में, ऑफिस में, क्या ये चॉइस बिलोंग्स टू मिनिमम एरिया जहाँ पे आप कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल अथॉरिटी से कहीं से नहीं, या फिर ये एक चॉइस ऐसी है जहाँ पे इंटरफेरेंस है स्टेट रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, क्या है? नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट्स आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर। मतलब नेगेटिव लिबर्टी वो यही कह रहा है कि किस हद तक यू आर द मास्टर और किस हद तक यू आर नॉट द मास्टर, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनिंग आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। In contrast, the arguments of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom to। ये freedom from है, किससे आजादी, और freedom किसको। They are in response to the answer who governs me, कौन मुझे govern कर रहा है, to which the ideal answer is I govern myself, मैं खुद को govern कर रहा हूँ। Positive liberty discussions have a long tradition that can be traced to Rousseau, Hegel, Marx, Gandhiji, Aurobindo, and also to those who draw their inspiration from these thinkers. It is concerned with looking at the conditions and nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual personality. The individual is like a flower that blossoms when the soil is fertile and the sun is gentle and the water is adequate and the care is regular.
तो नेगेटिव लिबर्टी कह रहा है कि इट इज ट्राइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस कि मेरी जिंदगी के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां मैं खुद कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता हूं और कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां मैं दूसरों को कंट्रोल करने दे सकता हूं। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम किससे, आउटसाइड कंट्रोल से और इंटरफेरेंस से। और पॉजिटिव लिबर्टी क्या बात कर रहा है, फ्रीडम किसको, हाँ, टू डू समथिंग और एक्ट इन अ सर्टेन वे। पॉजिटिव लिबर्टी कह रहा है कि कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है, और जो आंसर पॉजिटिव लिबर्टी दे रहा है वो कह रहा है कि मैं अपने आप को, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तो जैसे रूसो है, मार्क्स है, गांधी जी हैं, इन सब लोगों ने इसी पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात की है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो उन लोगों पे फोकस करता है, उस सोसाइटी पे फोकस करता है जहां पे दे कनेक्ट एंड ट्राइज टू मेक सोसाइटी बेटर, ताकि जो फ्यूअर लिमिट्स हैं जो उनको ग्रो करने से रोक रही हैं वो ना हो। कि जो इंडिविजुअल है वो एक फूल की तरह है, जो जब सॉइल फर्टाइल है तो फूलेगा, सन अच्छे से आ रहा है तो होगा, पानी सही है, केयर अच्छे से हो रही है तो होगा। तो लोग भी ऐसे ही हैं, लोग भी फ्लावर की तरह है जहाँ पे वो एक दे ओनली ब्लूम जब उनके पास सही सॉइल है, सही सनलाइट है, वाटर है और अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, सो द इंडिविजुअल to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive condition in material, political and social domains. That is, the person must not be constrained by poverty or unemployment. They must have adequate material sources to pursue their wants and needs. They must also have the opportunity to participate in the decision making process so that the laws may reflect their choices or at least take those preferences into account. Above all, to develop their mind and intellect, individuals must have access to education and other associated opportunity necessary to lead a reasonable, good life. तो ये वही कह रहे हैं कि ताकि इन ऑर्डर की जो इंसान बड़ा हो सके, डेवलप हो सके, उनको एक सही कंडीशन चाहिए। सही कंडीशन क्या होगी हमारी? गुड कंडीशन से यहाँ पे क्या मतलब होगा कि आपको आप एम्प्लॉयड हो, आपकी पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपको आपके समाज का सपोर्ट है। इसका ये भी मतलब है कि इंसान जो है पुअर नहीं होना चाहिए, जॉब्स के बिना नहीं होना चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज उतनी एटलीस्ट एडिक्वेट रिसोर्सेज होनी चाहिए कि वो खा सके, वो एक छत के नीचे रह सके, वो जा सके, राइट? एंड पीपल शुड गेट हेल्प कि वो डिसाइड कर सके लॉज पे, पॉलिसीज पे, ताकि उनके ओपिनियंस भी कंसिडर हो सके, उनके पास बोलो ना पॉलिटिकल राइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन ऑर्डर टू ग्रो मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, लोगों को एजुकेशन चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। So positive liberty recognizes that one can be free only in society, not outside it, and hence tries to make society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society outside this area as such. Of course, negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible, keeping in mind, however, the stability of society generally. They both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking arguments of positive liberty. तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो ये कह रहा है कि जो ट्रू फ्रीडम है वो तभी आता है जब समाज सही हो, आपका अच्छा हो, जहाँ पे आपको समाज आपको मदद कर रहा है ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। लेकिन वहीं अलग अगर हम वहीं देखें नेगेटिव लिबर्टी के बारे में, ये बिल्कुल एकदम प्राइवेट स्पेस के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, जहाँ पे कोई सोसाइटी की कंडीशंस नहीं है, बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जो नेगेटिव लिबर्टी है वो कह रहा है कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस एंड कि जितना बड़ा एरिया हो सके उतना बड़ा एरिया हो नेगेटिव लिबर्टी के अंतर्गत, और सोसाइटी एंड आल्सो वांट्स कि सोसाइटी भी स्टेबल रहे। तो इसलिए यू
यूजुअली जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की जो हम बात करते हैं वो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। लेकिन कभी कभी रूलर्स जो भी मतलब जो अथॉरिटी में है, दे डू मिसयूज दिस पॉजिटिव लिबर्टी आइडियल्स, ताकि वो दूसरे लोगों पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं। यहाँ कभी कभी कुछ लोग जो अथॉरिटी में हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी को कहीं ना कहीं मिसयूज कर लेते हैं। ओके, there are so many examples that this is there, but then we'll discuss that in another class. I mean, आप लोगों को इतना काफी होना चाहिए, तो आप समझ गए राइट। तो अगर मैं एक और बार रिकैप करूं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस ये है कि नेगेटिव लिबर्टी बात करता है एक बड़े एरिया के बारे में जहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, देयर इज नो इंटरफेरेंस। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी बात करता है कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जहां पे सोसाइटी सही रहे और वो सोसाइटी आपको हेल्प करे ग्रो करने के लिए। और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा बहुत होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये है कि वहां पे कंस्ट्रेंट्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, और पॉजिटिव का मतलब है कि कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं। दे बोथ आर डिफरेंट, बिल्कुल एकदम वाइस वर्सा है। नेगेटिव में ये है कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस, you should have all the freedom to do whatever you want to do, and a society is not defining you as a private, as an individual you are deciding for yourself. लेकिन positive liberty बोल रहा है कि no, there should be some kind of restrictions, society should help you to grow and develop. Okay, I hope you understood the negative and positive liberty topic. अब आते हैं हम अपनी freedom of expression पे। One of the issues that is considered to belong to the minimum area of non-independence, जो कि हमारा negative liberty है, is the freedom of expression. J.S. Mill, जो कि है John Stuart Mill, set out good reason why freedom of expression should not be restricted. This is a good case for discussion. So this is what he's saying. At various times, there have been demands to ban books, plays, films, academic articles, and research. And let us think about these demands to ban books in the light of our discussion so far, which sees freedom as a making of choices, where a distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize the need for justifiable constraints, but these have to be supported by proper procedures and important moral arguments. तो पहले तो ये जो इश्यूज की जो बात कर रहे हैं, that is of non interference, which is the freedom of expression. तो जॉन स्टुअर्ट मिल यही बोलना चाह रहे हैं कि he set out good reason कि क्यों freedom of expression जो है वो restricted नहीं होने चाहिए। वो freedom of expression की बात कर रहे हैं अभी फ्रीडम के आगे एक्सप्रेशन लग गया है। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि बुक्स बैन हुई हैं, प्लेस बैन हुए हैं, मूवीज बैन हुई हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स बैन हुए हैं रिसर्च जर्नल से। तो ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट हैपनिंग? अभी हम द मेकिंग ऑफ चॉइस की बात कर रहे थे, फ्रीडम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम मेकिंग ऑफ चॉइस, हम नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि जस्टिफाइबल कंसर्न्स होने चाहिए, but these have to be supported by proper procedures and important moral arguments. So freedom of expression is a fundamental value, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. तो कह रहे हैं जो freedom of expression है ना, एक fundamental value है, और उस value के लिए सोसाइटी है that they should be willing to bear those inconvenience, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों से जो आपके इन सब भावनाओं को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आपके फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। वॉलेटेयर्स स्टेटमेंट आई डिसअप्रूव, एक वॉलेटेयर्स करके एक पॉलिटिकल थिंकर रह चुके हैं, हु सेज कि मैं आई डिसअप्रूव कि आपने जो कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे आपकी बात से मैं अग्री नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बात के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it.
It's a very deep thing to say, okay? You need to understand what he's trying to say. कह रहे हैं कि even if I'm disagreeing, even if I am disgusted or I'm disagreeing with this, with your thoughts, जो भी वो मतलब जो भी उनका कहना था उस वक्त, लेकिन आपके कहने के फ्रीडम के लिए मैं लड़ूंगा. I will fight till my death. How deeply are we committed to this freedom of expression? कितने हम अपने इस freedom of expression, आजकल तो ऐसा होता है ना कि आजकल नहीं बट काफी टाइम से ऐसा होता आ रहा है कि when we are disagreeing with someone we completely block that person because of their views, opinions, right? And देखो ये ना सबकी person, and that again that is somewhere uh, 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 that is somewhere you also conflict with yourself. that should you that मतलब क्या आपको उस चीज के लिए इतना बॉदर होना चाहिए या you should protect his rights also, क्योंकि उसका भी तो फ्रीडम है ना एक्सप्रेस करने का, आपका भी है. But if you did not agreed with that person's views or opinions about any thing, तो यहाँ पे एग्जांपल देने हैं कि some years ago दीपा मेहता करके एक फिल्म मेकर थी and she wanted to make a film about विडोज के बारे में वो फिल्म बनाना चाहती थी वाराणसी में. अभी रिसेंटली वाराणसी में जब होली खेली गई तो विडोज ने भी खेली, बट अभी हम ये बहुत पहले की बात करें तो दीपा मेहता करके एक फिल्म मेकर रही हैं, तो वो एक फिल्म बनाना चाहती थी विडोज के बारे में वाराणसी में एक बहुत बड़ा है ना विडोज का. It sought to explore the plight of widows, but there was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India in a very bad light, who felt it was being made to cater to foreign audiences, who felt it would bring a bad name to the ancient town. They refused to allow it to be made, and as a result, it could not be made in Varanasi. It was subsequently made elsewhere. तो हुआ ये कि दीपा जी गई वाराणसी एंड शी वांटेड टू मेक अ फिल्म विडोज के बारे में वो दिखाना चाहती, तो वहां के एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इस चीज पे अपना नाराजगी जताई कि अगर आप ये दिखाएंगे तो आप मतलब आप हमारे देश को गलत लाइट में दिखा रहे हैं, आप फॉरेन ऑडियंसेस के लिए आप गलत इसको दर्शाना चाह रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे. तो वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो वहां पे शूट नहीं कर पाई. इसी के मिलते जुलते एग्जाम्पल में रामायण रिटोल्ड बाय ओबरे मेनन, द सैटनिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी were banned after protest from some sections of society. तो एक बुक भी रही है रामायण करके, जो रामायण रिटोल्ड करके एक बुक रही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक रही है अपने टाइम की. वो इनको रिलीज होने से इनका मना किया गया. फिर उसके बाद ये द सैटनिक वर्सेस एक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई, उसके वजह से भी बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से बैन भी हो गई ये बुक्स. फिर एक फिल्म है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मी नथुराम बोलते वर आल्सो बैन. मी नथुराम बोलते करके भी एक मूवी थी जिसको बैन किया गया. लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एक ये भी फिल्म रही है जिसको बैन किया गया. मी नथुराम बोलते वाज अ प्ले. I'm sorry. मी नथुराम बोलते वाज अ प्ले that was banned प्रोटेस्ट के बाद. Banning is an easy solution for the short term since it meets the immediate demand, but it is very harmful for the long term prospects of freedom in a society, because once one begins to ban, then one develops a habit of banning. आप अगर ऐसे ही करके हर किसी के फ्रीडम, यही है ना जो वोल्टेयर्स का स्टेटमेंट जो था कि इवन इफ आई एम डिसएग्रीइंग विथ यू, लेकिन मैं आपके भावनाओं की इज्जत करके आपकी भावनाओं के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा. अगर मैं आपसे इवन इफ आई एम डिसएग्रीइंग विथ यू, मैं आपसे नहीं आपकी बात नहीं सुन रहा, तो अभी हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी ऐसा हो रहा है कि it's very common now to ban books, films, plays, even some people also banning people also. अब तो लोगों को भी बैन करते हैं. So this is happening and it's happening in a very ये बहुत ही बड़ी तादाद में ये चीज हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए. अगर क्योंकि ये हैबिट बनता जा रहा है हर किसी जगह का, जहाँ पे आप
जरा सी एक इनकन्वीनियंस आपको दिख रही है कि ओके ये गलत चीज हो रही है तो आप उसको बैन कर दे रहे हैं, यू कैन करेक्ट इट, यू कैन डिमांड फॉर इट टू बी करेक्टेड, बट व्हाई आर यू बैनिंग इट? मतलब हर चीज को बैन कर देंगे देन देयर बी नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आइडियोलॉजी है वो ही नहीं बचेगी तो फिर कैसे चलेगा कि आपका फ्रीडम, क्योंकि फिर अगेन हमने जो पीछे हमने पढ़ा कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो मेरा भी है। इफ यू हैव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ देन मेरा भी है। मैंने वो डिलीवरी बॉय का एग्जांपल जो दिया आपको, राइट? इफ यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन बिना किसी भी रोक के, बिना किसी भी कंस्ट्रेंट के, तो उस डिलीवरी बॉय को भी पूरा पूरा हक था, अगर वो इवन इफ ही डिड नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, he had all the right to participate in any religion functions if he want, events if he wants. That is his right of expression, the right to freedom. उसका वो fundamental right है। आपका है तो दूसरे का भी है। You cannot distinguish, you cannot, sorry, not distinguish, you cannot बिल्कुल एकदम खड़े होके नहीं बोल सकते कि नो नो यू शुड अंडरस्टैंड माइंड, मेरा ही समझो, मेरा ही देखो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? पर अगर ऐसा है भी तो क्या बैन ही ना करें बिल्कुल भी? आफ्टर वी ऑल डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, इज इट नॉट सिमिलर टू बैनिंग? सेंसरशिप भी है ना, सेंसरशिप आपको पता होगा ना, सेंसरशिप जो होती है मूवीज की, सेंसरशिप होती है ना मूवीज की, तो वो भी तो है, वो भी इसी से रिलेटेड है। वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ फिल्म इज बैन एंड नॉट द होल। मतलब होता है ना, सेंसरशिप क्या करता है, वो सेंसरशिप का जो बोर्ड है वो क्या करता है, वो एक कोई पर्टिकुलर क्लिप, जब वो पूरी मूवी देखते हैं, वो क्लिप उनको लगती है कि ये सही नहीं है, शायद इस सोसाइटी के लिए सही नहीं होगी, इससे शायद कुछ गलत चीजें हो सकती हैं आगे जाके, तो उसको वो बैन कर, उसको वो हटा देते, पूरी मूवी को नहीं हटाते। The question that is often debated therefore is, when should we ban and when should we not, or when should one not? Should one never ban? Just for interest, in England, anyone who is employed to work for the royal household is constrained by contract, a constraint from writing about about the inner affairs of the household. So if such a person were to if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of the royal household. Is this unjustifiable constraint on the freedom of expression? ये यूके के बारे में एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यूके में जो उनकी रॉयल फैमिली जो है ना, आज भी मतलब है तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पे उनके यहाँ भी ये है रॉयल का सिस्टम है। तो उनके यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल एकदम बैन कर रखा है कि आप कहीं एक तो कहीं और काम करेंगे नहीं, और अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप कोई भी किसी भी जो भी चीजें यहाँ पे अंदर हो रही हैं रॉयल हाउस होल्ड में, आप वो डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो यही कह रहे हैं कि क्या ये जस्टिफाइबल है? Constraints of different kind does exist and we are subject to them in different situations. While reflecting on such situations, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against. तो ऐसा बहुत आपने देखा होगा, ऐसा होता भी है कि constraints बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और हम उन सिचुएशंस में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी कभी होता होगा आपके साथ भी, मतलब देखा होगा, आपके साथ नहीं तो आपने कहीं और देखा होगा। तो इन्हीं सारे सिचुएशन को देखते हुए हम देखते हैं कि ये जो सारे कंस्ट्रेंट जो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे थे, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं किसी एक ग्रुप की वजह से, रिलीजियस है हो गया या फिर सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, कोई भी मतलब स्टेट हो गई, सब। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो फ्रीडम है ना वो बहुत मुश्किल में आ रहा है और उसके लिए आपको फाइट करना मुश्किल हो रहा है। However, if we willingly or for the sake of pursuing our goals or ambitions accept certain restrictions, our freedom is not similarly limited.
In any case, if we are not coerced into accepting the conditions, then we cannot claim that our freedom has been curtailed. तो ऐसा मतलब ऐसा कि आपको जबरदस्ती नहीं की गई है, जैसे वहां डिलीवरी बॉय को they forced him to remove his shirt and wear a t-shirt of other religion, then अगर ये हो रहा है तो गलत है, लेकिन अगर अब वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, then there is no harm. We begin by saying that freedom is the absence of external constraints. We now have come to realize that freedom embodies our capacity and our ability to make choices. When we make choices, we have also to accept responsibility for our actions and their consequences. It is for this reason that most advocates of liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents. Our capacity to make the right choices, to assess in a reasoned manner available options, and shoulder the responsibility of our actions have to be built through education and cultivation of judgment, just as much as it needs to be nurtured by limiting the authority of the state and the society. सो ये सम अप कर रहा है पूरे चैप्टर को और ये कहना चाह रहा है कि इवन इफ देयर आर कंस्ट्रेंट्स एंड देयर इज फ्रीडम, बोथ दोनों ही सोसाइटी में हैं, पर हमें जानकार रहना है, हमें एजुकेटेड रहना है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें किस तरीके का फ्रीडम और किस तरीके से उस पे लिमिट करना चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक पैराग्राफ है, उसको भी देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, a political thinker and an activist in the 19th century Britain, offered a passionate defense of freedom of expression, including freedom of thought and discussion, in his book on liberty. He offered 4 reasons why there should be freedom of expression, even for those who espouse their ideas that appear false and misleading today. तो ये जॉन स्टुअर्ट के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी किताब में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में लिखा है, उनके लिए भी लिखा है जो इसमें कहीं ना कहीं बिलीव नहीं करते। फर्स्ट, नो आइडिया इज कंप्लीट, कोई आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं है, मतलब बिल्कुल इसको बोल दिया कि अरे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। व्हाट अपीयर्स टू अस इज फॉल्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, तो अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली बोल देंगे कि नहीं फॉल्स है, लेकिन कहीं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इफ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी वुड लूज दैट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन, तो जो कहीं ना कहीं सच्चाई वो बनाए रखा है अपने में, तो हम उसको भी खो देंगे अगर हमने कंप्लीटली बैन कर दिया उस सच्चाई को। जैसे अच्छा चलो एक एग्जांपल है, इस पैराग्राफ का एग्जांपल, जैसे कोई मूवी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मूवी आने वाली थी जो आई भी है, पर इससे जो आने से पहले रिलीज होने से पहले जो ज्योतिबाई फुले जी के और सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर जो मूवी आनी थी, तो उस पे जो इतना बड़ा जो डिस्कशन हुआ और प्रोटेस्ट हुआ, तो वो एक सेक्शन के लिए था कि फॉल्स है, लेकिन उसमें सच्चाई तो थी ना, देयर वाज सम ट्रुथ and that truth has to be the truth should come कि उस सच्चाई को समाज के सामने आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा then we'll be not able to evolve and develop ourselves, right? This is related to the second point, truth does not emerge, मतलब सच्चाई अपने आप नहीं आती है, ये उन्हीं तरीके से आती है जहाँ पे there is conflicting of opinions, conflict of opposing views, that truth emerges. तो ये कह रहा है कि it is only through a conflict of opposing views जहाँ पे truth आता है, समझ में आता है और दिखाई देता है। जो आइडिया जो हमें गलत लगते हैं today may have been very valuable in the emergence of what we consider right kind of idea। जो आइडिया हमें जो गलत लगते हैं आज शायद दे हैव बीन वैल्यूबल जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। Thirdly, this conflict of idea is valuable not just in the past but is of continuing value of all times। जो ट्रूथ है, सच्चाई जो है, तो सच्चाई जो हमारी जो सच्चाई जो है, तो ये वही कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है हमारी, है ना, जो सोसाइटी है हमारी, इट्स सेइंग दैट द डिबेटिंग आइडियाज जो है, जो डिबेटिंग आइडियाज है, दे आर नॉट जस्ट मतलब इम्पोर्टेंट की हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेंगे, फ्यूचर में भी होंगे।
और जो सच्चाई के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इट इज समथिंग जो लोग जो सच्चाई है, इट कैन बिकम समथिंग दैट पीपल एक्सेप्ट ब्लाइंडली, जैसे किसी एक रिपीटेड फ्रेज के जैसे, बिना उसको अच्छे से सोचे समझे। आप एक मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि जो ट्रुथ है, सच्चाई है, ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू एन अनथिंकेबल क्लीशे. इट इज ओनली व्हेन we expose it to opposing view that we can be sure that this idea is trustworthy. तो opposing views होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं होंगे, अगर एक ही तरीके का सच्चाई हर जगह चलेगा तो फिर वो तो गलत होगा ना. वो सच्चाई क्या सही है या गलत है, वो भी तो देखना है. तो अपोजिंग व्यूज होना जरूरी है. जैसे हमारे यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे एग्जांपल ले लो, अपोजिशन पार्टी भी है, रूलिंग पार्टी भी है. अपोजिशन पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या है? यही है ना कि दे आर देयर, कि इवन इफ देयर इज रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, जो बैठी है, जो सारे पॉलिसीज लॉ बना रही है, तो उसको अपोजिशन जो है वो भी देखे कि वो सही हो रहा है नहीं हो रहा. अगर वो अनफेयर हो रहा है तो वो आवाज उठाए. देन दे हैव देयर ओन प्रोसीजर टू फॉलो. So that is what they are saying. Finally, we cannot be sure that what we consider true is actually true. Very often, ideas that were considered false at one point by the entire society and therefore suppressed turn out to be true later on. A society that completely suppresses all ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge. तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इट्स सेइंग दैट पहले आपने देखा होगा कि लास्टली मतलब हम कंप्लीटली वी कैन नॉट बी श्योर कि जो आइडियाज हैं जो हम समझ रहे हैं वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सही है. मतलब है कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो आइडियाज रिजेक्ट हो जाते हैं एक समय पे और बाकी लोगों के दबाव की वजह से साइलेंस हो जाते हैं वो आइडियाज, और आगे जाके वही सच निकलते हैं. तो अगर सोसाइटी हर आइडिया को अनएक्सेप्टेबल बता देगी, आज की भी बात कर रहे हैं, हर सोसाइटी को अनएक्सेप्टेबल बता देगी तो वो अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो देगा, राइट? और जो कि आगे जाके समझ में आया कि ओके सो दिस आइडिया वाज राइट. तो जैसे आइडिया मतलब जस्ट अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, जैसे आइडिया की दैट गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू रीमैरी. दिस आइडिया कि ये गलत मतलब ये चीज बोलना कि ये तो गलत है ना, ये आगे जाके जो है ये चीज सिद्ध हुई कि नहीं, दे कैन मैरी, दे कैन रीमैरी इफ दे वांट. It's their choice, their freedom. So this is what your chapter was, ये freedom, and I hope that you understood my class. आज का जो मैंने chapter पढ़ाया. If you have any doubts, please write, please mention in the comments, and I hope you understood everything. Thank you so much for watching.